क्योंकि होता क्या है कि आप कार्य वो कर रहे हैं जो कोई सुनना नहीं चाह रहा है। देखिए मैं बहुत लोग हंस रहे थे कि कोई ऐसे लोगों को हेलमेट देने के लिए कोई घर भी बेच सकता है। जिस परिवार में आज हादसे हो रहे हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जा रहा है। अगर आज एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं, शाम होते होते 500 चिताएं जल रही हैं। उसके जाने के बाद मतलब उसके माँ की आंखों में आंसू नहीं बल्कि वो रक्त के आंसू थे। तो जो मेरी लड़ाई है, मैंने अपने एक मित्र को खोया कि जो हम एक कमरे में हुआ करते थे, 2 बेड हुआ करते थे, लेकिन एक बेड शांत हो गया। किसको गलती दे, किसको दोष माने? जिस माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया था वो अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए 20 साल का इंतजार किया। भारत का ऐसा कोई तीर्थस्थल नहीं था जहां अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए मन्नतें न मांगी हो। 24 साल में उसके पुत्र को किसी दूसरे इंसान की गलती की वजह से वो हमेशा एक दुख का कारण बन गया। मल्टी स्टोरी है, जॉब गई, मेहनत करी, इमोशन दिखाया कभी माँ को दिखाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए, तो कंपनी वालों ने नहीं समझा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत को एक प्रगति बनाने में एक टैक्स पेयर थे, इनके परिवार फैमिली, लेकिन टूटने के बाद आज एक ज़रूरतमंद की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कोई इस पीड़ित परिवार तक कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैसेज यही है कि मैं भले ही असफल रहा लेकिन आपको सफल होना है। तो एक लाइन है कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएं हैं लश्कर मेरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आधान हिंदी में। और आज हमारे साथ है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मेन लीड, जिस पे हम बात करने वाले एक फिल्म जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, जो पूरे पैन इंडिया में घूमते हैं, फिरते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि सुरक्षा हमारी कितनी ज़रूरी है। हालांकि इसके पीछे एक अलग स्टोरी है कि उनकी जॉब गई लोगों की सुरक्षा देने के लिए, बट इसके ऊपर अभी की फिल्म बनने वाली है, जिसको जो डायरेक्टर है धर्मेंद्र बाघेल ये फिल्म बना रहे हैं, और प्रोड्यूसर है नंद किशोर सर, और जो फिल्म बन रही है वो बन रही है ओदंबरा एंटरटेनमेंट के बैनर से। सो अब मैं ये जानना चाहती हूँ डायरेक्टर सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपको कैसे लगा कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया पे फिल्म बननी चाहिए? लगना इसलिए ज़रूरी था मुझे कि अभी तक जितनी बायोपिक बनी है, तो जिन्होंने महान कार्य किए हैं या जो फेमस पर्सन्स रहे हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या फिर कोई इंडियन सिनेमा, एक कॉमन मैन पर कभी इस तरह का फिल्म नहीं बनाया कोई। कॉमन मैन क्या कर रहा है, घर से क्यों निकलता है, क्या सोच है, शाम को कैसे आता है, किसी को नहीं पड़ी है कॉमन मैन की। तो जब राघवेंद्र जी न रह के एक हेलमेट मैन बन गए, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा इनकी लाइफ में। यार हेलमेट मैन एक भाई के लिए नहीं करता है, अगर भाई मर जाए, कुछ भी हो जाए, थोड़े दिन सिंपैथी रहती है, 13-14 दिन, फिर घर में एक तस्वीर लगी रहती है, बस इतना। लेकिन एक व्यक्ति राघवेंद्र कुमार जो बिहार के एक छोटे से गांव से आके अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, दोस्त चला जाता है एक्सीडेंट, तो पता चलता है कि यार दोस्त नहीं रहा। तो ये एक सदमे से की तरह था इनके लिए, क्या दोस्त शायद उस दिन हेलमेट होता तो बच जाए, डॉक्टर ने बोला इनको। तो एक कॉमन आदमी हेलमेट मैन बन गया। तो मैं लगा नहीं यार, इनकी तो फिल्म बननी चाहिए, और फिल्म भी बॉलीवुड में नहीं जी। तो मैं, क्योंकि दक्षिण भारत से मेरा काफ़ी लगाव रहा है, पिछले 10 साल से सीएल प्रसाद सर के साथ मैं काम किया हूँ, और बॉलीवुड में क्या है ना कि कल्चर या वहाँ की मान्यताएं, प्रथाएं, वो सब खत्म हो गई जी। 1990 तक एक सिनेमा था बॉलीवुड में, उसके बाद कोई बचा ही नहीं। मतलब आप यकीन करते हैं कि नॉर्थ और साउथ इंडस्ट्री में थोड़ा फर्क है? बिल्कुल फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो राघवेंद्र सर जी हैं वो बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं जी, और आप भी हैं जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, प्रोड्यूसर सर है जो कि तेलंगाना के हैं, ठीक है। आपने पहली फिल्म, जो इसकी पहली फिल्म आ रही है, वो पहले ही तेलुगु में आ रही है। लाइक ये सोचने वाली बात है कि आप हिंदी के होके तेलुगु में फिल्म लेकर के आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मकसद क्या था आपका? उसका एक कारण ये है कि जब घर से नाम दरोगा पड़ना, यानी हमारी कहावत है कि जब तक आप घर में कुछ भी हो लेकिन आपकी इज्जत नहीं होगी, और वही आप अदर स्टेट, अदर कंट्री में जाते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि माला डाल देते रहे, आइए बड़ा अच्छा लगा, तो फिर आपका घर क्या, पूरा स्टेट, पूरा देश आप
जी, तो द साउथ इंडस्ट्री आपको अच्छा मौका दे रही है। मौका क्योंकि यहाँ के जो प्रोड्यूसर नंदकिशोर जी, सोचिए इतने अच्छे पर्सन हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनी नहीं कि यार नाइस स्टोरी करते हैं। जी, और ओदंबरा एंटरटेनमेंट जिसमें ये सबसे पहली फिल्म बनने वाली, ये न्यू है जो है प्रोडक्शन हाउस, और पहली फिल्म, क्या सोच के सर आपने जो अप्रोच था जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई, क्या सोच के आप था कि नहीं भाई पास कर देना चाहिए, जबकि आपकी पहली फिल्म होने वाली है बायोपिक? तो हमारा ओदंबरा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये फर्स्ट मूवी हमारा लॉन्च पैड है। स्टोरीज तो हमारे पास बहुत सारे आए थे, मैं देख रहा था एक स्टोरी ऐसा रहना चाहिए जो अपने दिल मन को छूना है जी, और वो यूनिक रहना है जी। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टोरीज है जो यूनिक है, मगर जो चीज़ है वो पहली बार होनी चाहिए। अगर सेम स्टोरी सेम बायोपिक किसी और का निकाले तो वो कहीं बड़े देखे होंगे जी। जो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करा जी, यूनिक, क्योंकि आप जो 22 स्टेट्स में घूमे थे, 70,000 हेलमेट्स बांट चुके थे, जी। तो एक आदमी क्यों इतना मेहनत करना है और क्या उनका मकसद क्या है, विजन क्या है। जब खुद अकेले इतना काम कर पा रहे हैं तो इनके ऊपर इनके बायोपिक अगर निकाले तो जो यूनिक हो जाता है। क्योंकि जो आप बहुत सारे एक्टर्स के देखे हैं बायोपिक्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के देखे होंगे बहुत सारे, जो आम आदमी का जो बायोपिक बनेगा वो यूनिक है। इससे पहले मेरे ख्याल से आया ही नहीं आम आदमी के बारे में बायोपिक। मेरा इंस्पिरेशन है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्यों बोले तो आप लास्ट पिछले 10 साल से देखे होंगे पद्मश्री, पद्मभूषण जो अवार्ड्स मिल रहे हैं वो आम आदमी को ही ज्यादातर मिल रहा है। आप देखे भी सोचे भी नहीं होंगे जी, ऐसे लोगों को चुन के प्रेसिडेंट के पास अवार्ड दिला रहे हैं जी। देखिए, तो आप इंस्पायर हैं मोदी इंस्पायर जी। एंड जो यूनिक चीज है वो हेलमेट बायोपिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत मामूली सी जैसा दिखेगा। मेरे टीम के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र जी, प्रसाद जी और प्रियदर्शनी, ये लोग टीम काम कर रहे हैं। मैं उनके काम में उंगली नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं उनको पूरा 100% दे दिया, फ्रीडम दे दिया जी। मैं जो प्रोडक्शन में हूँ खाली मैं ऑपरेशन से देखता हूँ। जब डायरेक्टर धर्मेंद्र जी ने जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई तो आपको क्या क्लिक करा पहले माइंड में कि नहीं ये पास कर देनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि यूजुअली लोग ग्राउंड लेवल की चीज़ों को छोड़ देते हैं, और हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जो कि आजकल तो कि जाने जा रही हैं, हम बहुत बार सोचे थे जी, बहुत एक माइंड में तो वही बात चल रहा था, ये लेंगे या नहीं। क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट चुने तो एक बार कदम आगे रखे ना, पीछे हट नहीं सकते जी। एक बार शुरू कर दिया ना प्रोजेक्ट, पीछे नहीं हट सकते हैं। तो बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत प्रोज एंड कॉन्स देखे थे जी। ये मूवी इज सच ए थिंग, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि पहली फिल्म भी है सर आपकी, तो पहली फिल्म है। हाँ, तो सोचने वाली बात होती है अगर हिट नहीं गई और अगर गलती से नहीं चल पाई तो एक रहता है कि क्वेश्चन मार्क रहता है, अब क्या करें भाई। मेरे माइंड में तो वो नहीं चलेगा बोल के, हाँ नहीं चलेगा बोल के वो सोच है ही नहीं, क्योंकि सवाल ही नहीं बनता है। मुझे भी जहाँ तक पता है नाम में ही एक अलग पहचान है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। आप मूवी धोनी का देखे हैं, अब अपना सावित्री जी का देखे थे, एक्टर सावित्री महानटी मूवी, पूरे वो इंडिविजुअल्स दे आर लुमिनियरीज इन देयर प्रोफेशन जी जी जी। आप जो है मैं उनका अब जो है आम आदमी से निकले हैं जी, स्टार बने हैं, तो आम आदमी से भी स्टार कैसे बन सकते हैं। अपने विजन रहना है, अपने दिल में एक क्या बोलते हैं, एक स्पार्क रहना है जी। वो स्पार्क उनमें है और दैट टच्ड माय हार्ट एक्चुअली। राघवेंद्र जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। आपकी जर्नी पीछे की बहुत अलग है, ठीक है। आप जॉब करते थे, हालांकि ये जो आपने शुरुआत करी थी, एक मुहिम शुरू किया था दूसरों को हेलमेट देंगे। जब आपका दोस्त ख़त्म हुआ, शायद आपको उनको बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इस वजह से आपने ये मुहिम शुरू करी। पर आपने जब इसकी शुरुआत करी, धीमे धीमे आप आगे बढ़ते गए, लोगों को हेलमेट देते गए। स्टार्टिंग में कौन से आपने जो चैलेंजेस थे वो फेस करे, और इसके बाद क्या आपने कभी सोचा था
कि आपको कभी बायोपिक बनेगी आपके ऊपर ऐसा? देखिए, धन्यवाद, आपके क्वेश्चन में ही रिजल्ट है। मैंने एक मित्र खोया था 11 वर्ष पहले, और मेरी लड़ाई थी कि मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध था, और बस ये था कि अपने दोस्त को खोया हुआ था। बस टारगेट यही था कि भारत के हर नागरिक को मित्र बनाना है। इस अदृश्य युद्ध की जो लड़ाई है, जो कि मेरे दोस्त की जो डेथ हुई है बिना हेलमेट की, वैसे किसी और के साथ ना हो, और आज ये कारमा 11 वर्षों में कहाँ तक पहुँचा है वो आपके सामने स्टूडियो में है। हम आज साउथ में आज मूवी बना रही है। धन्यवाद मैं करता हूँ धर्मेंद्र बघेल जी का और नंद किशोर जी का, ये पूरी टीम का, डम्बरा जो प्राइवेट लिमिटेड एंटरटेनमेंट्स है, कि उन्होंने एक कॉमन मैन को चुन करके ऐसे प्लेटफॉर्म एक खुद इतना बड़ा विजन देख रहे हैं। तो कहने का मतलब जो मेरी सोच थी कि भारत के हर नागरिक तक पहुँचे, शायद मैं अभी तक अदृश्य था या लोगों तक, या आपको या यहाँ भी हैदराबाद में भी लोगों किसी को नहीं पता होगा बहुत कम। आप पैसे तो नॉर्थ से हैं और जी, पहली फिल्म में आपके साउथ में आ रही है। मैं खुद सोच रही हूँ ऐसा कैसे हो रहा है ये। नहीं, मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन एक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि जब ये स्टेट बना हुआ था 2014 में ही, और 2014 में ही हमने अपने मित्र को खोया था, तो आई थिंक कुछ तो होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन। मैंने भी सोचा कि स्टेट में इतनी, मतलब पिछले 2014 के बाद जब से नया स्टेट बना, इतना ग्रोथ किया, और आज ग्रोथ मतलब आज इंडिया में भी देखा जाए, मुंबई से भी बड़ा, मतलब फिल्म के चीज़ों में आना, आईटी हब में आना, तो कम से कम यहाँ पर कुछ डेथ भी हो रही है। तो कहने का मतलब मेरी है कि भाई दूसरों के लिए भले ही मेरा दोस्त मर चुका है, लेकिन मेरे लिए जीवित है, तो कहीं ना कहीं वो कार्य भी कर रहा होता है। अच्छा, तो जब आपको धर्मेंद्र जी ने पहले फिल्म ऑफर की थी, उन्होंने ही आपको ऑफर की है फिल्म, तो कैसा लगा जब उन्होंने आपको अप्रोच किया कि क्या फिल्म बनानी चाहिए? क्या माइंड में क्या क्लिक करा आपको फर्स्ट? देखिए, मैं जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा हूँ इंडियन आर्मी के बीच, हर जगह सब कुछ करना मेरे लिए कॉमन चीज़ है, बट ये होता नहीं कि अभी भी बिलीव, ये होता नहीं कि नहीं वो चीज़ है, ऐसा लगता है कि भाई किसी के लिए सपना या मूवी इस तरीके का बनना, क्योंकि होता क्या है कि आप कार्य वो कर रहे हैं जो कोई सुनना नहीं चाह रहा है जी। क्योंकि सड़क पर समझाना किसी को, क्योंकि एक सिटीजन, एक किसी की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने अपने दोस्त से ही देखा कि उसके जाने के बाद, मतलब उसके माँ की आंखों में आंसू नहीं बल्कि वो रक्त के आंसू थे, और जिस परिवार में आज हादसे हो रहे हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जा रहा है, और आज तक किसी गूंगे के इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। अगर आज एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं, शाम होते होते 500 चिताएं जल रही हैं, लेकिन उनमें से ऐसे कितने लोग आ रहे हैं जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो मेरी लड़ाई पिछले 11 वर्षों की जो थी, तो सर ने, इन्होंने समझा उस चीज़ों को भी, नहीं लड़ाई ये पूरे 1.4 बिलियन नागरिक की है ये, और ये क्यों अभी तक अधूरी है। हमारा आज़ाद भारत, हम जब भी एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन की चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मैं एक अकेला जब लड़ रहा हूँ उस चुनौती से, तो क्यों ना हर भारतीय लड़े। तो मैं सर का पहले ही मैं सोचा कि सर ये तो आप मेरे लिए एक दोस्त के रूप में बनकर खुद आप आए हो, और आप इतने बड़े, मतलब पर्दे के लिए सोच रहे हो, ये मेरी अचीवमेंट कह लीजिए, और मेरे लिए एक ड्रीम की बात है। नहीं, एक और बात ये थी कि मैंने अप्रोच किया कि राघवेंद्र जी, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बनना चाहिए, आप इतने साल से कर रहे हैं, कोई भाई भाई के लिए नहीं करता है, ठीक है। पर सबसे पहला सवाल, सॉरी, ये बताइए आपको पता कैसे पड़ा था धर्मेंद्र जी की राघवेंद्र जी हेलमेट मैन ऑफ इंडिया हैं और इनके ऊपर बायोपिक बने चाहिए? इनको कांटेक्ट कैसे किया आपने? मैं खुद सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहता था, अभी 2 साल से नहीं हूँ, तो मैं कई सालों से, मैं जो भी जैसे मैंने कई सारी फिल्मों के मेरे पास राइट्स हैं और भी कॉमन लोगों के, तो मैं हमेशा कई सालों तक फॉलो करता हूँ उन लोगों को कि एक ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं। कुछ लोग तो ठहर जाते हैं, लेकिन ये ठहरे नहीं। तो मैं ये देख रहा था कि ये अगर ये ठहर गई तो नहीं यार, जाने दो। तो कब से फॉलो कर रहे थे आप? मैं कई साल से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब आपको देखिए कब से फॉलो कर रहे थे? फिर फाइनली मैंने एक दिन बुलाया है उनको कि राघवेंद्र जी मिलते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मिलना चाहने के मैं कहीं, ये कहीं मुंबई, हैदराबाद में। आप मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे, पहले आप मुझे जानिए, व्यक्तिगत मत जानिए, लेकिन मेरा जो वर्क है पहले वो देखिए आप। मैं इनको नोएडा स्टूडियो में सेक्टर 63 में पोस्ट स्टूडियो में उनको बुलाया कि राघवेंद्र जी आप आइए, एक बार मेरी फिल्म देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि धर्मेंद्र बघेल इस लायक है कि नहीं। वैसे ये मुझे भी आज भी याद है, सर 2-3 साल पहले से भी कॉल करते थे हम कभी आएंगे, बस ऐसे ही जनरली, क्योंकि मेरी जो भाई पूरी यात्रा है, हर कोई आता है, मतलब जनरली हाँ कोई होंगे ऐसे बात, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पर्टिकुलर मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं। और एक मित्र की तरह मिलना मेरा हर किसी के ही रहता ही है, तो एक चाय पे ऐसे मिलना, वो चीज़, हाँ अच्छा ठीक है। नोटिस कर रहे थे, वही बोला ना धर्मेंद्र जी ने आपको कि वो नोटिस कर रहे थे कि ये क्या, ये मुहिम को छोड़ देंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे, बट आप नहीं हारे। तो फिर इनको मैं फिल्म पुल्लू दिखाया, मैंने कहा आप पुल्लू फिल्म देखिए मेरी। वो भी एक
बहुत सामाजिक और रियलिस्टिक ड्रामा है। सोचिए डिसेबल्ड बच्चे होते हैं कि हम बोलते हैं कि साला तुम लंगड़े हो, तुम क्या कर पाओगे, तुम तो अंधे हो, तुम कैसे तीर चला पाओगे। तो उस तरह का सिनेमा बनाया। मैं बोला कि बॉलीवुड से बहुत सारे लोग, मुझसे बड़े बड़े डायरेक्टर, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो भी आपको फ़ोन करेंगे, पूछेंगे, तो मुझे आप कैसे चुनोगे, वो मेरा काम देखिए। तो मैंने एक बार नहीं, इनको 2-3 बार बुला के फिल्म दिखाई। तब जाकर के यकीन हुआ कि हाँ ठीक है, अब फिल्म देखिए मेरी, मुझे मत देखिए, मैं कैसा हूँ। फिल्म में दम होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत बहुत बैड पर्सन भी हो सकता हूँ, वो मेरा एक अपना लाइफ है, लेकिन मेरा काम बैड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए मैं छोटे से गांव से छोड़ छाड़ के सब बम्बई पढ़ा हूँ, पिछले 15 साल दिए इस इंडस्ट्री को, ठीक है। तो तब इनको लगा कि हाँ, मैंने कहा सोच लीजिए, हम लोग तभी सब करेंगे, बढ़ेंगे आगे, एक बार अगर परमिशन दी तो। हाँ जी। हाँ? अच्छा, तब तक आपने कुछ भी नहीं सोचा था, समझा था, ना स्क्रिप्टिंग ना कुछ, बस एक बार अप्रोच कर लेते हैं। हाँ भाई, मैं जिनको लेके बनाना चाह रहा हूँ उनको विश्व पटल पे, ये सब्जेक्ट नॉट एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, ठीक है। फिल्में बहुत आती हैं, ठीक है, लेकिन ड्रामा, तो इनकी लाइफ पूरा ड्रामे से भरी पड़ी है, पर्सनल, प्रोफेशनल, ठीक है। मल्टी स्टोरी है, जॉब गई, मेहनत करी, इमोशन दिखाया, कभी माँ को दिखाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए, तो कंपनी वालों ने नहीं समझा, आपकी जॉब गंवानी पड़ी आपको। सर होता है, आप एक्चुअली कोई भी, आप किसी भी सेक्टर में कार्य करते हैं तो ये नहीं कहते कि वेट उस चीज़ अहमियत नहीं होती है, आप जाएं, आप घर तक ही रहें, तो आप जो अपना दर्द है आप किसको बता सकते हैं। दुनिया में कोई समझना नहीं चाह रहा है। मैं वेदन सड़क पे भी हेलमेट लेके खड़ा हूँ, उसको दोस्त समझ के, वो भी कहता है कि भाई 1 2 2 2 2, वो भी नहीं सोच रहा है कि बंदा क्यों दे रहा है। और हमारे भारत के अंदर कल्चर है कि कोई अगर फ्री की मिल गई तो ये नहीं सोचता है कि हाँ मैं किसी से बताऊँ। वो तो तब समझा जब मेरे हेलमेट देने से ज़िंदगी बची, तब उसको लगा कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ बिना हेलमेट की वजह से इतने लोग मर रहे हैं। और ऐसे भी आज का रिकॉर्ड देखें, तभी 1 घंटे हम आपके स्टूडियो में हैं, 1 घंटे में 20 लोगों की डेथ हो रही है, उनमें से 8 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तब उसको रियलाइज़ हुआ, तब उसने सोचा कि इस बंदे तक कैसे पहुँचा जाए, मिला जाए। और ऐसे आज 40 लोगों की जिससे ज़िंदगी बची है। 70,000 जो हेलमेट बांटे हैं, 40 लोग वो हैं जो अपने घर के अंदर भगवान के बीच मेरी तस्वीर लगा रखे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं लगता है कि जो डेस्टिनी ने चुना है या वो चीज़ें कार्य करने के लिए। तो उसी तरीके से ऐसे भारत के अंदर जो हर वर्ष जैसे 2 लाख लोगों की डेथ हो रही है, 3.5 लाख लोग घायल हो, वो जो परिवार हैं, वो जो टूटे हुए हैं, मुझे उन्हें हौसला देना। ऐसा नहीं कि मैं सड़क पर सिर्फ हेलमेट ही बांटता रहा हूँ, बल्कि उन पीड़ित परिवारों से भी मिलना, वो गम के अंधेरे में नहीं डूबना है कि चुपचाप, उनको बल्कि आमंत्रित करना है। क्योंकि सड़क दुर्घटना, मैंने पहले बोला, एक अदृश्य युद्ध है, उस युद्ध उनको एक मोटिवेट्स करना है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत को एक प्रगति बनाने में एक टैक्स पेयर थे, इनके परिवार फैमिली, लेकिन टूटने के बाद आज एक ज़रूरतमंद की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कोई इस पीड़ित परिवार तक कोई ध्यान नहीं देता है। समाज में आप खुद भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर जो एग्रेसिव है, जो पोटेंशियल है, वो कम से कम आगे आना चाहिए। और भारत एक बहुत ऐसे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि हम दुनिया में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में, 3 से 4% जीडीपी का नुकसान है। तो बहुत सारी चैलेंजेज है, अगर इस पर अभी नहीं ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले और समय में बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये ज़रूरी है कि फिल्म एक सिर्फ फिल्म नहीं है, नाम भले ही फिल्म है, एक रिवोल्यूशन जिसे सर ने कहा, एक आंदोलन है, ताकि हर माँ एक योद्धा बने, हर बच्चा एक बचपन से योद्धा बने। क्योंकि हर वर्ष जो 2 लाख लोग मर रहे हैं, इंसान को तो मरने के लिए कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए एक ही रास्ता है, माँ है। तो सबसे जो ज़्यादा बलिदान जो दे रही है, माँ ही दे रही है। और उस माँ, आज घर में कोई भी हो, अगर अब उसको ये एहसास हो जाए कि जिस प्रकार मुझे शिक्षा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी भागना है, एक योद्धा बनाना है बच्चे को, तो शायद उससे बड़ा कोई योद्धा भी नहीं। और भारत में इतनी जो मौत हो रही है, पुलिस प्रशासन नहीं बल्कि हर माँ सड़कों पर या अपने घर में अपने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए उस तरह से तैयार हो जाएगी कि हमारा आज़ाद भारत, खुशहाल भारत दिखने लगेगा। धर्मेंद्र जी, जैसे आपने जब ये फिल्म की, सोचा कि इस पे बायोपिक बनानी चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि ये एक्टर हमें चुन लेना चाहिए, दूसरे एक्टर मैं चुनने वाला हूँ। अच्छा, आप चुनने वाले हैं? मैं एक्टर चुनने वाला, और मैं कई सारे खुद से एक्टर मुझे अप्रोच किए कि इसी फिल्म के लिए कि भाई हमें ये किरदार करना है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बिग शॉट एक्टर हैं जो सामने से मुझे अप्रोच कर, पता चला कि राघवेंद्र जी पे बायोपिक, क्योंकि इस बायोपिक के बाद उनका रियल नेम लोग भूल जाएंगे, वो भी हेलमेट मैन के नाम से ही पहचाना जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑन लाइफ। जी जी जी। और साउथ में भी एक फिल्म बनाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं बॉलीवुड नहीं मानता हूँ, टोटल इंडियन सिनेमा। हम जब तक इंडियन सिनेमा की बात करेंगे तब हम सक्सेस है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड
ना, नो ये सही वे नहीं है। और मैं थैंकफुल हूँ जो हमारे दक्षिण भारत के जो लोग हैं या तो हम सब लोग भारतीय हैं, नॉट ए दक्षिण नॉट ए नॉर्थ, पूर्व पश्चिम क्या है, हम सब भारतीय हैं। तो हम भारतीय सिनेमा की बात करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन फीलिंग्स तो सबकी एक ही है ना। दूसरा अगर सच बताऊं, सनातन और अगर हमारा धर्म अगर बाकी है, कल्चर बाकी है, तो सिर्फ ये दक्षिण भारत की वजह से। हम लोग नॉर्थ में अगर पूजा करते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, अगर मंदिर भी जाते हैं तो हम फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने जाते हैं। यहाँ वो दिखावा नहीं है, ये दिल से करते हैं, ठीक है। कुछ भी करेंगे दिल से करेंगे, तो इसलिए आज कल्चर बचा है सिर्फ साउथ की वजह से। तो मेरा भी यही था कि यहाँ जो प्रोड्यूसर हैं कभी सवाल नहीं करते हैं, फ्रीडम है मेरे लिए कि यार तुम बनाओ, अच्छा बनाओ। और क्योंकि एक डायरेक्टर जब कोई सिनेमा बनाता है तो अगर उसकी क्रिएटिविटी में कोई भी अगर खलल डालेगा तो वो नहीं बना पाएगा। तो यहाँ सब अपना अपना काम करते हैं। तो मुंबई इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, वहाँ एक आदमी राइटिंग भी कर रहा है, वही एक्टिंग कर रहा है, वही प्रोड्यूसर है, वही लाइन प्रोड्यूसर है, वो सब करना है उसको, लेकिन जो काम आता है वो नहीं करना है। तो यहाँ अच्छा लगा मुझे। और नंद किशोर जी का भरोसा, प्रियदर्शनी मैडम है, CL प्रसाद सर है, ये तो वो CL प्रसाद सर खुद एक डायरेक्टर हैं। एक डायरेक्टर होके, प्रिया मैडम खुद डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर होके और मुझ पे भरोसा करना, ये आई एम लकी पर्सन। हाँ, जैसे अभी मैं यहाँ नहीं रहता तो हमारे विनय जी हैं, वो खुद कन्नड़ा मूवी बना चुके हैं, मैं को डायरेक्टर। तो सोचिए कि इन सब लोगों का प्यार है मेरे प्रति कि यार धर्मेंद्र जी कुछ कर रहे हैं, चलिए इनको लेके चलते हैं। लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, वहाँ वो देखते कि नहीं ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ गया तो कल यार हम पे ये शासन करेगा, राज करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ये खुश होते हैं, ये मिलजुल के चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आप ज़्यादा अप्रोच भी साउथ की तरफ ही करते हैं? बिल्कुल अप्रोच मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ जब मेरे सब्जेक्ट को, मेरी फ्रीडम को जो मैं काम करना चाहता हूँ वो वहाँ नहीं कर पाया। तो जैसे मैंने फुल्लू फिल्म बनाई थी तो वो मैं खुद प्रोड्यूसर था, एक मेरा मित्र है प्रमोद सिंह, क्योंकि मुझे पता था ये लोग कभी मेरे सब्जेक्ट को चुनेंगे नहीं, कि उनको पढ़ी नहीं है कल्चर की, कि कल्चर क्या है, संस्कृति। उनको सिर्फ ये देखते हैं कि यार नंगापन, फुअड़ता है, बल्गर कॉमेडी है, तो वही सिनेमा मानने लगे। बॉलीवुड में इतना ही जा रहा है, लेकिन इधर नहीं। साउथ में मैं ये तो खुद भी पर्सनली भी मानती हूँ कि छोटे कपड़े दिखा करके ज़्यादा नहीं एंटरटेन करते हैं, यहाँ की संस्कृति जो है उसी को दिखाएंगे। अच्छा, बट जैसे कि आपने बोला कि पैन इंडिया ये फिल्म बनाने वाले हैं, ठीक है, पर सबसे पहले आप इसे तेलुगु में ही क्यों बना रहे हैं? वो सबसे बड़ा रीज़न? क्योंकि तेलुगु एक यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो फीलिंग्स हैं वो और किसी लैंग्वेज में नहीं है। ऐसा क्या? अगर आप हिंदी में बनाते तो नहीं लोग देखेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो अच्छा देखना चाहते हैं। उनको पता है कि साउथ का मेकर बनाएगा, साउथ के प्रोड्यूसर बनाएंगे तो एक अलग होगी। इसी फिल्म को अगर हम डब करके हिंदी में बनाते हैं तो वो लोग भर के प्यार करेंगे। तो आपको लगता है कि अगर साउथ में फिल्म बनती है तो हिट होनी है? क्योंकि साउथ एक अलग ही कहीं ना कहीं लोगों के, नॉर्थ में भी अगर साउथ की फिल्में लोग बहुत चाव से देखते हैं, इवन नॉर्थ के एक्टर को कभी कभी वो लोग नहीं भी देखना पसंद करते हैं, पर पुष्पा फिल्म आती है, यहाँ की कितनी फिल्म होती है। ऐसा नहीं है, बहुत हाई होती है। ऐसा नहीं है कि साउथ में सारी फिल्में हिट होती हैं सारे, पर पसंद तो बहुत ज्यादा करते हैं। पसंद बता ना कि मेरी अगर आंखों को जो चीज़ चुभ रही है वो किसी भी जगह हो वो गलत है। तो यहाँ के जो कल्चर में, यहाँ की जो फिल्म मेकिंग, यहाँ के जो मेकर हैं, कोई भी मेकर, बिग या स्मॉल मेकर, यहाँ का सिनेमा चुभता नहीं है आंखों में, उधर चुभता है। अच्छा, यहाँ पे चुभता नहीं। फैमिली के साथ हम लोग देख सकते हैं, छोटा बच्चा के साथ देख सकते हैं, लेकिन वो सिनेमा में आप नहीं जा सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ में भी आपको लगेगा कि यार क्या देख रहा हूँ मैं। क्या सच में नंद किशोर जी ऐसा है सच कि मिलजुल के चल रही हैं चीजें? क्योंकि टुगेदर वी अचीव मोर, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्री जो है, इट्स एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। मेरा काम जो है मेरे को खुद करना है, आपका काम आप, तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड जी। तो अगर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो हम सब मिलकर ही काम करना पड़ेगा जी। और तेलुगु में आप एक क्वेश्चन पूछे, तेलुगु में ही क्यों बोले तो अपॉर्चुनिटी, तेलुगु मेरा मदर टंग जो तेलुगु है जी, तो प्रेफरेबली मैं तेलुगु की तरफ ही मेरा माइंड चलेगा। क्योंकि मैं अभी हिंदी मूवी शूट करना चाहा तो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ऑडियंस में भी एक्सेप्ट नहीं करे। ओके। और
Of course, this is pan India movie. This will be shot in Hindi, Telugu. जी तेलुगु तेलुगु में शूट करेंगे मेन, जी। and it will be dubbed in other languages. और जो डायलॉग्स रहेंगे इसके मेन वो भी तेलुगु में रहेंगे। हाँ, ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु। अच्छा, अब जरा फिल्म पे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि ये फिल्म बनाने के बाद कितने चेंजेस देखे जा सकते होंगे लोगों में? ये फिल्म ही एक समाज को बदलने के लिए और यूथ को बदलने के लिए, एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है? यूथ। आजकल का एक बच्चा 14 साल का स्कूटी लेके जाता है, उसको जबकि 18 साल के बाद आता है, लाइसेंस नहीं है उसके पास, छोड़ दीजिए हेलमेट नहीं है उसके पास। तो हम ये बस हमारा कहना ये है कि हमारा यूथ जब तक जागृत नहीं होगा, और मैं तो चाहता हूँ वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन यूथ की इंडिया में ही है सबसे ज़्यादा, और ये इसी यूथ के लिए तो काम कर रहे हैं। हम भी तो यूथ हैं अभी जी, तो एक हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा जी। तो बस यूथ के लिए कर रहे कि यूथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। आपके बाल अगर कंपनी जाते समय घर से निकलते अगर हो जाते हैं इधर उधर, तो आप जाके कहीं ठीक कर लीजिए, ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जिंदगी चला गया, अगर ये हेड ही चला गया, तो उसको ठीक नहीं कर सकता कोई। जो नेम रहेगा, जो फिल्म का नाम है, वो प्रॉपर हेलमेट मैन ऑफ इंडिया ही। हाँ, द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, मैंने खुद देखा, जैसे आपने साउथ की बात कर रहे हैं, मैं खुद की अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूँ तो यहाँ पे कभी कभी चालान नहीं करते कुछ लोग। बहुत सारे मैंने खुद ऐसे देखे, जो मेरे दोस्त रहते हैं, वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, वो क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ की पुलिस छोड़ दे रही है भैया, तो वो हमारा चालान काट ही नहीं रही। इस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है? ये तो राघवेंद्र जी बताएंगे। बिल्कुल, आपके अच्छे क्वेश्चन है। और इस चीज़ के ऊपर मैंने भी जब कार्य किया सड़कों पर, देखा कि मतलब जनरली जो बड़े लोग हैं वो क्यों नहीं हेलमेट पहनना चाह रहे हैं, रीजंस क्या है। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हमने 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट के कानून पास करवाएं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर माँ अगर वो समझ जाए, पहले ही आहट मिल जाए कि, क्योंकि आज हर वर्ष जो 2 लाख लोग मर रहे हैं, 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो उसी तरीके से आजकल जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहे हैं, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को स्कूटी बाइक दे रहे हैं कॉलेज में जाने के लिए, तो जस्ट लाइक एक बिग क्राइम है। क्राइम इसलिए कि आप अपने बच्चे को, जैसे पैरों में जूते चप्पल, हम किसी को किसने सिखाया? माता पिता ने। तो बचपन से जब आप साइकिल लेके आ रहे हैं, साइकिल के साथ हेलमेट लेकर आइए, ताकि उस बच्चे को बचपन से एक्सरसाइज हो। जब आप साइकिल पर ये सुनिश्चित कर लें कि मेरा बेटा ऑलरेडी एक योद्धा हो चुका है और साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत हो चुकी है, तब उस यूथ को स्कूटी बाइक दें। क्योंकि हम जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, अगर वहाँ 90 ईयर का बुजुर्ग व्यक्ति भी घर से सिर्फ साइकिल लेकर निकलता है तो हेलमेट पहन के, क्योंकि उसकी सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। और डीएनए मजबूत बनाने में आई थिंक लगता है कि हमारे भारत के जो पेरेंट्स, जो परिवार हैं, माता पिता, उनको एक बार सिर्फ पता चलना चाहिए। अभी जैसे मैं इंडियन आर्मी के बीच पठानकोट गया हुआ था, वहाँ पर 12,000 जवानों को, 18,000 स्कूली बच्चों को एड्रेसिंग किया। एशिया के सबसे बड़ा है। कैंटीन के अंदर जितने भी हेलमेट थे खत्म हो गए थे। ब्रिगेडियर साहब ने 50,000 हेलमेट का ऑर्डर दिया। वो उन्होंने खुद कहा कि राघवेंद्र, आखिर आपने ऐसा किया क्या कि हमारे जितने भी जवान हैं कैंटोनमेंट के अंदर, जो फैमिली है, सब लोग हेलमेट खरीदने के लाइन में लगे हुए हैं, आपने ऐसा क्या किया? अब वो क्या कि वो एक योद्धा हैं और चीज़ों को समझते हैं। हालांकि मैं इंडियन आर्मी अभी फिर नेक्स्ट मंथ से फिर मैं उनके बीच, उन्होंने बोला कि हमें पूरे भारत भर के जितने भी कैंटोनमेंट हैं आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत को भले ही आर्मी की ज़रूरत है, लेकिन आर्मी को हेलमेट मैन की ज़रूरत है। क्योंकि हर वर्ष आर्मी के जवान भी 1200 जो हैं रोड एक्सीडेंट में डेथ कर रहे हैं। तो ये जो मूवी, एक जो पिक्चर, एक सिर्फ पिक्चर के रूप में लोग ना देखें, बल्कि एक आंदोलन के, और अभी तक ऐसे चीज़ों के ऊपर कभी मूवी बनी नहीं है। और जब भी धर्मेंद्र सर का इनका यही था कि एक तो रियल है, एक तो इमोशन टच है, एक माँ से दिया हुआ वादा है, तो इतना ही हमारे इंडियंस फैमिली के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अब जो मैंने संघर्ष यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमने संघर्ष किए हैं, क्या क्या हमने से झेला, वो मूवी के माध्यम से लोगों को पता चल पाएगा। धर्मेंद्र जी, जैसे कि मूवी तो जब आएगी, जब ये बायोपिक आएगी, लोगों को सिर्फ उतना दिखेगा जो आप दिखा रहे हैं, पर इसके पीछे का स्ट्रगल रहता है आपका, भाग दौड़, इसकी रिसर्च। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लोग तो जाएंगे सिर्फ 2 घंटे की फिल्म देख करके आ जाएंगे, थोड़ा सा मैसेज मिल जाएगा, ओके, पर ये मैसेज देने के पीछे के लिए सबसे बड़ी डीप रिसर्च होती है। तो आप इस बायोपिक के लिए कितने टाइम से रिसर्च कर रहे हो और क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? मैं कहा ना कि मैं कई साल से इनके पीछे हूँ। फॉलो तो आप कर रहे थे। फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो मेन होता है कि उस व्यक्ति को समझना। उस जब किरदार नहीं होगा तो कोई कहानी नहीं होगी। कहानी से किरदार नहीं पैदा होता, किरदार से कहानी पैदा होती है। एक हेलमेट मैन पैदा हुआ, राघवेंद्र से हेलमेट मैन पैदा हुआ, तो हेलमेट मैन की कहानी है, नॉट राघवेंद्र। राघवेंद्र कुमार की कोई कहानी नहीं है जी, हेलमेट मैन की कहानी है। जो एक इनका दोस्त आज भी तो इनके सर पर ही रहता है, साथ रहता है। ये जर्नी तो तब से शुरू हुई। बिल्कुल, जब आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि अपने दोस्त को साथ लेकर के
तो ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल, जो दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे। तो यही मेरी लड़ाई है कि मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, आगे कल को मूवी भी देखेंगे, तो मैसेज यही है कि मैं भले ही असफल रहा लेकिन आपको सफल होना है। और वो दोस्त मित्र कोई आपका सहपाठी ही नहीं हो सकता है, आपके माता पिता भी अच्छे दोस्त हैं, आपकी सिस्टर भी अच्छे दोस्त हैं। तो ज़रूरी है कि चुप्पी तोड़ करके आप जिन्हें नहीं भी जानते वो भी आपका दोस्त है। कैसे मैं स्ट्रेंजर पर्सन को अपना दोस्त समझ रहा हूँ, उसे हेलमेट दे रहा हूँ, जहाँ कि उसके दोस्त जो किताबें भी नहीं दिया करते हैं या कोई एक पेन भी नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर एक ज़िंदगी मैं दे रहा हूँ। तो एक मूवी जो है उसके माध्यम से हमारे भारत की इंडियन फैमिली थोड़ा इमोशन होती है। जैसे आप हर दिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप अस्पताल किसी भी ट्रामा सेंटर में चले जाइए, डॉक्टर कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा, कोई इंश्योरेंस, सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। पैसे थोड़े बहुत है, सब कुछ लोन पे, बाइक आ गई लोन पे, मतलब स्कूल की फीस जा रही है। हमारी इंडियन फैमिली से संघर्ष कर रही है और सड़क दुर्घटना बिल्कुल अनजान है। लेकिन अस्पताल में जाने के बाद जो पत्नी होती है, अपने पति को बचाने के लिए तन के जेवर बेच रही है, इधर उधर से कर्ज मांग रही है, सिर्फ डॉक्टर की एक बात पर कि ऊपर भरोसा रखो भगवान पर, वही हैं जो कुछ कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं। तो उसको नहीं पता है कि मेरे पति का 2 महीने का अस्पताल का बिल जमा करना है या अगले 6 महीने का, वो अपनी ज़िंदगी की पूरी ताकत, यहाँ तक कि किडनी की भी ज़रूरत पड़ेगी वो भी दे देगी। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, इतने पैसे लगने के बाद न पति बच रहे हैं और उस महिला को कभी दूसरे की चौखट पर गई नहीं है, फिर से अपने बच्चों के लिए, एजुकेशंस के लिए वैसी अपनी लाइफ में अवस्था में लौट नहीं पाती है। और जब इन चीज़ों को जब संघर्ष करते हुए देखती है तो मार्केट से जा करके एक जहर की पुड़िया खरीद करके खुद और अपने बच्चे को दे करके मौत को गले लगाना उसे आसान लग रहा है। तो ये बहुत ही ट्रेजेडी है। और इस तरीके से हमारे भारत के अंदर 18% ऐसे केसेस हैं जो परिवार एक्सीडेंट के बाद इकोनॉमिकल टूट जा रहे हैं। तो ये पिक्चर ऐसे बहुत कुछ लेकर के आएगी जो भविष्य में हादसे होने वाले हैं, जो चुनौतियाँ हैं, शायद इससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बदलाव लेकर के आए। वही धर्मेंद्र जी, असल में बात वही है कि ये चेंजेस तो लाएगी, पर चेंजेस से पहले आपने जैसे कि बताया कि जो राघवेंद्र जी हैं, इनके दोस्त से इनकी मुहिम शुरू हुई थी, ठीक है। तो जब आपको फिल्म बनानी पड़ती तो आपको इमोशंस को ग्रैब करना होता है। हर चीज़ को, स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको हर एक चीज़ पे रिसर्च करनी पड़ती है, कितना दुख था, कितना दर्द था, ये केस कहाँ पे हुआ, किस स्टेट में हुआ, कौन सी जगह थी, वो आपको सब कुछ दिखाना होगा उस बायोपिक में। उसके लिए कैसा आप पीछे की तरफ कर रहे हैं कि आप जो दोस्त हैं इनके, वो जो ख़त्म हुए, उनके मम्मी पापा के क्या इमोशंस थे? हाँ, मैं अभी उनके मम्मी पापा से मिलने वाला हूँ। सबसे पहले तो मुझे हेलमेट मैन को समझना था कि हेलमेट मैन आखिर है क्या, कौन है हेलमेट मैन। और इस तरह की कहानी बनाना अपने आप में एक चुनौती होती है किसी भी फिल्म मेकर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर का विश्वास कि यार बायोपिक है, क्या यार लोग आएंगे क्या देखने। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का विश्वास एक डायरेक्टर पे होना चाहिए, और जिनकी हम कहानी ले रहे हैं उनको बिलीव होना चाहिए कि ये टीम क्या मेरे साथ न्याय कर पाएगी मेरी कहानी के साथ। और मैं खुद बड़ा इमोशनली पर्सन हूँ और मेरी लाइफ भी बहुत सारे संघर्ष से भरी है जानते राघवेंद्र जी, तो मुझे पता है मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रोफेशनल सब लाइफ बड़े ही दौरों से गुजरी, मैंने देखा है जीवन में। तो जब जो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब एकदम ख़राब हो चुकी हो, फिर से एक चीज़ों में आया, फिर से सेट करने ना, तो हार नहीं मानी, कुछ भी होगा लेकिन हार नहीं मानी। यही हेलमेट मैन है कि कुछ भी हुआ, वाइफ के प्रति, रिश्तेदारों से, समाज से, सोसाइटी से, साला पागल है, साइको है, इसको नहीं बुलाते हैं। शादियों में भी हेलमेट पहन के पहुंच जाता है, ठीक है। तो कौन बुलाएगा कि यार तो पागल तो नहीं है, कहीं कुछ बोल दिया तो हेलमेट उतार के मार दिया, तो लोगों की थिंकिंग जी। और आप तो वैसे भी यूपी से आते हैं, अलीगढ़, वहाँ पे तो रहते हैं थोड़ी इस तरफ। मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट हाथरस है, हाँ। छोटा सा गांव है नगला सिंह, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। पर वहाँ से सफ़र और मुंबई और हैदराबाद का तो है, बहुत लंबी जर्नी है। नहीं, जैसे कि आपने बताया लंबी जर्नी है, ठीक है। आप एक छोटे से गांव से निकल करके आप मुंबई तक पहुंचे हैं। क्या आपने जो पूरी स्क्रिप्टिंग करी है सब कुछ, क्या आपने ये सोचा था कि जो ग्राउंड लेवल पे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, मुझे नहीं लगता, मैं भी बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ राघवेंद्र जी को, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। हालांकि DW ने भी इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि फिल्म बनानी चाहिए, क्या इस पर बन सकती है करके। आपके दिमाग में क्यों ऐसा था कि नहीं भाई फिल्म बनानी चाहिए? देखिए, जीप मिल्खा सिंह पे फिल्म जब बन सकती है, MS धोनी पे फिल्म बन सकती है, तो क्या हेलमेट मैनों पे नहीं फिल्म बन सकती है? उनसे कहीं ज़्यादा लाख गुना इनका कार्य है। वो तो मान लीजिए उन्होंने एक रेस जीती ओलंपिक में उस समय, या धोनी ने जो कार्य किया, धोनी ने पैसा भी तो कमाया ना, बहुत पैसा कमाया।
इन्होंने क्या किया, निस्वार्थ, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ठीक है, उनको ओलंपिक में मेडल मिला, उनको धन धान्य सबसे भरपूर हो गए, जितने भी आज हम जिनकी बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, धोनी के पास करोड़ों रुपया है, ठीक है, तो कोई भी बनाएगा। लेकिन एक कॉमन मैन जो अपने यहाँ घर बेच देता है, बीवी के जेवर बेच देता है, सासू माँ के भी जेवर मंगा के बेच देता है, गाँव में ज़मीन है वो भी बेच देता है, प्रॉपर्टी गई है इस, दोस्तों से उधार लेता है, बैंक से कर्ज लेता है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी वाले बोलते हैं कि ऐसे लोगों को रहना नहीं है सोसाइटी में, इनकी वजह से छवि खराब हो रही है। तो बताइए इस पर क्यों नहीं बननी चाहिए? जी बिल्कुल इंस्पायरिंग तो है, ये स्टोरी इंस्पायरिंग है। बट जब आपके राघवेंद्र जी के जो पीछे की बैकग्राउंड रही है, ठीक है, इनके दोस्त के माँ बाप जो रोए, परेशान हुए, क्या आप उनसे भी उनके हालचाल लेके उनकी इमोशंस को? बिल्कुल, मैं मेरी हेलमेट मैन की लाइफ ही पूरी ड्रामा से भरी है, ड्रामा ही तो है इनकी ज़िंदगी जी। समाज का ड्रामा है, प्रोफेशनल ड्रामा है, पर्सनल ड्रामा है। सुबह 10 बजे निकलता है, नाश्ता किया नहीं किया, पूरा दिन किस रोड पे किस राज्य में होगा खुद नहीं पता हेलमेट मैन को, ठीक है, तो टोटली ड्रामा। हेलमेट मैन जो कि राघवेंद्र जी 22 स्टेट में घूम चुके हैं, ठीक है, सो आप फिल्म जो बना रहे हैं क्या प्रॉपर्ली साउथ में, या फिर आप भी मल्टी होके? बिल्कुल, मैं उन 22 राज्यों में शूट करूंगा फिल्म को, 22 स्टेट, हाँ, क्योंकि हर एक सड़क इनको पहचानती है और ये सड़क को पहचानते हैं। बेस के लिए जरूरत है राघवेंद्र जी आपको, भले चाहे मेन लीड बदल जाए। इसके बाद हम वर्ल्ड की यात्रा पर निकलने वाले हैं, इंडिया के बाद हम सीधा जाने वाले हैं बाहर। क्योंकि चुनौती पूरे विश्व की है, सड़क दुर्घटना, इसका सफर ना कि भारत इंडिया, चुनौती सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की चुनौती है। तो शुरुआत इंडिया से करेंगे, अब इंडिया तो वैसे ही हमारा ग्रेटेस्ट, क्योंकि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और पूरे विश्व को मानता है अपना, तो जाहिर सी बात है कि एक और मैं बात कहूँगा, जब सर ने कहा कि सर मोदी सर को बहुत लाइक करते हैं, मोदी सर को भी लाइक करना इसलिए ज़रूरी है, वो भी तो एक कॉमन मैन थे, वो किसी लेगेसी से नहीं आते हैं, वो नेहरू फैमिली से नहीं आते हैं, वो कोई फैमिली से नहीं आते हैं, ठीक है, लोग कुछ भी आज उनके बारे में कहें, आज देश सच में सुरक्षित हाथों में है। और आज हमारे सिनेमा की अगर हम बात करें तो मोदी साहब ने ही या भाजपा सरकार ने ही उसके लिए बड़ा योगदान दिया। जैसे वेब साथ सेमिनार हुआ, किसी ने सोचा था कितना बड़ा सेमिनार होगा, और हम प्रसार भारती को आज नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम से भी ऊपर लेके जाने वाले हैं, तो सब मोदी जी साहब का विजन है। तो लोकलाइज को ग्लोबलाइज का उन्होंने ही वो चीज़ें, हाँ, और वो जो कि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में कभी हुआ करती थी, साउथ में, हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश में भी आ रही है, ग्रेटर नोएडा के पास, जो कि 1000 एकड़ में भी फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं वो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मोदी जी। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को फिल्मों से क्या पड़ी है, वो इसलिए पड़ी है, वो जानते हैं कि फिल्में समाज का आईना है। फिल्म एक ऐसी है जो राजनीति को बदल सकती है, देश के प्रधानमंत्री को बदल सकती है, राज्यों के मुख्यमंत्री बदल सकती है, ठीक है, समाज के लोगों को बदल सकती है। फिल्म को इंडस्ट्री बोल के क्यों कहते हैं? इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सब मिलके ही इंडस्ट्री बने जी, तो इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, नहीं तो फिल्म और कुछ नाम से बोलते थे ना। इंडस्ट्री है ये जो बड़ा एक रोजगार मिलेगा हर एक आदमी को, लाइटमैन से लेके ड्राइवर से लेके हर एक आदमी अपना काम कर रहा है जी, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हुआ तो ही सबका मिलाकर वो कुछ आउटपुट आएगा ना जी, इसीलिए इंडस्ट्री बोले। एंड जो रेवेन्यू के तरफ से देखे ना, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रोजगार जनरेट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। तेलुगु इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा जो है वो इंडियन सिनेमा है। तो आइडेंटिटी जो तेलुगु जो है वो बिकॉज रीजनली रिप्रेजेंटिंग तेलुगु बोल के हम बोलते हैं जी। जब मैं इफ आई रिप्रेजेंट इंडिया, आई कॉल इट एज इंडियन सिनेमा जी, है कि जी। कांस में जाते हैं या ऑस्कर में, हम लोग कहीं हमारी फिल्में जब जाती हैं, अभी RRR ये सब फिल्में गई, गाने को मिला ऑस्कर, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वहाँ ये नहीं था कि दिस मूवी तेलुगु मूवी, साउथ मूवी, वहाँ ये था इंडियन मूवी, इंडियन सिनेमा। तो हम ये इंडियन सिनेमा, नॉट ए तेलुगु, तमिल, टोटल इंडियन सिनेमा। कितना प्यार करते हैं आप, क्योंकि जब से मैं देख रही हूँ आपको बस बहुत ज्यादा प्यार है। आप रहते भले मुंबई में, पर साउथ से आपको सबसे ज्यादा प्यार है। यहाँ कुछ ऐसा क्या, कुछ छूटा है क्या आपको यहाँ साउथ में, बताइए। मुझे लग रहा है कि मैं पहले यहीं पैदा हुआ था, गलती से मैं उत्तर प्रदेश में चला गया।
कुछ छूट गया आपके इमोशंस, फीलिंग्स या पुराना कुछ रहा कभी यहाँ पे? रहा होगा सब। हम तो वैसे भी कृष्ण के अनुयायी हैं, वही रहते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और यहाँ वो मुझे लगा वही वाली बात है। और अब खुद उत्तर प्रदेश से हैं, मेरे बिल्कुल होम टाउन के पास के, अच्छा लगा यहाँ पता चला कि मेरे होम टाउन हमारा गांव ही सेम है। ठीक है, तो ये बड़ा ये संयोग है, संयोग है। धर्मेंद्र जी, आपने बोला कि अभी आप हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनाने वाले हैं, ठीक है, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, बट इससे पहले आपने पुल्लू फिल्म की बात करी। पुल्लू जो पुल्लू फिल्म की बात करी है, वो किसके ऊपर, किसके पे बेस्ड है वो? पुल्लू एक सोशल ड्रामा है, डिसेबल्ड चाइल्ड बच्चों की कहानियां हैं। पायल मुखर्जी है उसमें जो पुल्लू का किरदार किया है। क्या है ना, जैसे कभी कभी हम लोग ये करते हैं कि यार हमारा बच्चा बीमार है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जो उसका कारण है अशिक्षा। शिक्षित लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहते नहीं गांव में एक झाड़ फूंक वाला मौलवी है, बाबा है, उससे हम करा लेते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे को जरूरत है डॉक्टर की। और वही एक डॉक्टर भी आता है तो वो क्या होता है, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं, लेकिन गांव में बैठा है, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, गलत दवाई गलत इंजेक्शन देता है। तो ऐसे कितने बच्चे थे जिनको पहले लकवा पोलियो हो गए थे, ठीक है। ऐसा ही मेरे बच्चा एक गलत डॉक्टर की वजह से लकवाग्रस्त हो जाता है। तो आज मैं अगर सोसाइटी में अच्छा हूँ, अच्छा कार्य करूँ, तो लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। अगर उस सोसाइटी की वजह से अगर मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, तो वही सोसाइटी बोलती है कि ये साला ये किस काम का नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है स्क्रिप्ट किस पे लिखी जाए। आप हमेशा ग्राउंड वाली स्टोरी ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि उसकी ज़रूरत है इस समय। हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है कि हम ऑफिस में बैठ के जो रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट है ग्राउंड में। जी। आज भी भारत में ऐसे गांव हैं, देश हैं जहां सच में सड़कें तक नहीं हैं। जी। ठीक है, लोगों को शिक्षा के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है नावों से, ब्रिज नहीं बन पाए अभी भी। जी। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोष सरकार का है, दोष को हमारा है, क्योंकि हम कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जी। तो वही ना, सही और गलत में फासला नहीं कर पाते हम लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, आप ग्राउंड से स्टोरी उठा रहे हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो कि इतिहास की स्टोरी उठा रहे हैं, किताबों की उठा रहे हैं। जो कल एक फिल्म रिलीज हुई है, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास करके, तो लोग इतिहास से उठा रहे हैं और आप ग्राउंड से उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? आपकी फीलिंग्स इतनी अलग क्यों है? ये फीलिंग्स है कि जैसे यहाँ जो अमीश जी ने लिखा है, ये भी तो एक कल्पना है। मान लीजिए मैं अगर नॉवेलिस्ट हूँ या राइटर हूँ, तो क्या जो मैं लिख रहा हूँ क्या सच लिख रहा हूँ? तो मैं कभी कभी किताबों की बातों को सच नहीं मानता हूँ। मैं सच मानता हूँ जो मेरे सामने प्रेजेंट दिख रहे हैं। हेलमेट मैन को मैं सच मानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है संघर्ष इनका, लोगों ने देखा है, तो वो मैं मानता हूँ। इसलिए मैं ग्राउंड में तो खुद ग्राउंड वाला व्यक्ति हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे भी यही सब पसंद है। तो पुल्लू भी जब मैं बना रहा था, तो पुल्लू भी ऐसे ही बच्चों की कहानी थी। आसपास हम विकलांग बच्चों को कितनी गंदी नज़र से देखते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। हमारे यहाँ टोंटा, लंगड़ा, कनेटा, इस तरह के शब्द बोले जाते हैं नॉर्थ में। तो मैं बोला इन बच्चों को यार प्रेजेंट करते हैं। मोदी साहब से इसलिए और प्रभावित था क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को एक नाम दिया था, दिव्यांग। ठीक है, तो हर एक कोई अगर मेरे अंदर कोई कमी है, उस कमी को बार बार मुझे बार बार कहोगे कि तुम चोर हो, चोर हो, एक दिन मैं चोर बन जाऊंगा सच में। उसको अच्छा कहिए ना कि यार तुम अच्छे हो, तुम कर सकते हो। यहाँ कोई जज्बा नहीं भरता है, तो वो जज्बा हमें खुद से ही करना पड़ता है। जैसे हेलमेट मैन को लोग बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, तुम साला घर बेच दिए, तुम क्या करोगे, तुमने नाक कटवा दी समाज में कि तुम्हारा बेटा, पिताजी से बोलते हैं बहुत लोग कि तुम्हारा बेटा सड़क पे खड़ा है हेलमेट लेके, पागलों की तरह, साइको हो गया बोलते हैं, जो नॉर्थ में मारते ही हैं। हाँ, वो साइको हो गया, पागल हो गया, उसका इलाज करवाइए, इलाज की जरूरत है जी। लेकिन उससे पूछो तो सही कभी बैठ के कि यार वो क्या चाहता, क्यों कर रहा है। ठीक है, ये सवाल मैं करती हूँ, क्यों चाहते थे और क्यों करा आपने ये सब चीज़ें? देखिए, ये भारत के लिए ज़रूरत है। मैंने पहले कहा कि आज जितने शमशान घाट हैं, अगर उनको किसी एक्सप्रेसवे किनारे पे स्थापित कर दीजिए तो लोगों को हकीकत पता चल जाएगा कितनी मौत हो रही है। हम जैसे कोविड में देखे थे कि इंसानों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, उनको ऐसे गंगा नदी में बहा दिया गया था। बक्सर जहाँ पर कि इंसान की लाश, वहाँ कुत्ते नोच करके खा रहे हैं। आज ऐसी एक्सीडेंट है, हम किसी भी एक्सप्रेसवे में, एक आपको वीडियो वायरल थी मेरठ एक्सप्रेसवे का, जहाँ पर कि लोग महंगे टोल पे कर रहे हैं। एक बस जो कि स्कूली बस है, वो एक रॉन्ग साइड में 20 किलोमीटर तक आ रही है। वो गाजियाबाद का ही है, बिल्कुल गाजियाबाद NH24 पे और 1000 गाड़ियाँ
गुजरी सामने से, महंगी गाड़ियाँ, कोई 50 लाख की, कोई 1 करोड़ की गाड़ी लेके निकल रहा है, कोई 10 लाख की गाड़ियाँ, लेकिन किसी ने उस बस को रोका नहीं। हाँ। और एक फैमिली वाला जो कि खाटू श्याम जा रहा था, ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद 6 लोगों की डेथ होती है, 2 बच्चों की जाके फिर अस्पताल में मौत होती है। तो लोग इसी घटना तक यहीं तक सीमित हैं। लेकिन जब मैं गया उस गाड़ी को जहाँ थाने तक खड़ा किया गया था, वहाँ पर क्या था, उस थाने के बाद जो गाड़ी के आसपास 8-10 कुत्ते हैं, उसमें जो परिवार के जो शरीर के मांस के टुकड़े हैं वो कुत्ते नोच करके खा रहे हैं उसको, ब्लड को, कोई वो चीज़ें मतलब उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, वो चीज़ें नहीं। तो कहने के बाद ये बहुत बड़ी त्रासदी है जो आप ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो परिवारों को, कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को मरने के बाद फ़्लाइट लेके आते हैं, उस जगह पे जाते हैं, प्लास्टिक में लेके अपने बच्चे के शरीर के टुकड़ों को उठा रहे हैं। तो ये बहुत मार्मिक दृश्य है। और मतलब मैंने पहले ही कहा कि जिस परिवार में हादसे हो तो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और गूंगे की इतिहास ना दुनिया ने सुनी, ना लोगों ने सुना। और आज ऐसे ना जाने कितने परिवार की, साइरस मिस्त्री को ही देखिए, 500 करोड़ का सूर्य मंदिर बनवा के आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, दुनिया के लिए सीट बेल्ट बनाए, मगर एक छोटी सी गलती उनकी पूरी इमारत को ध्वस्त कर दी। वो मरे तो उनको पता भी नहीं चला। हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को देखिए, महामहिम है, भारत के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाई एक हेलमेट ना देने की वजह से। तो ये जो मेरी लड़ाई है उस परिवार के लिए है, क्योंकि आज़ाद भारत के अंदर खुशहाल होने का सबका हक है, हर माँ के चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम या हम लोग इसको अनजागरूकता कम होने की वजह से, या अभी लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक सामान्य नागरिक मर रहा है तो 92 लाख रुपए भारत सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये जो 5 लाख करोड़ जो रुपए हैं हर वर्ष, ये हमारे भारत के भविष्य के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं। आज जिनके कंधे पर नेतृत्व करना है, जिनका स्तंभ है, उनको भारत के लिए करना है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं सड़कों पर एक दूसरे को मार रहे हैं। ये जो 2 लाख लोग मर रहे हैं, सिर्फ इंसान ही, स्किल मैन पावर भी हैं जो हमारे भारत की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एज ए लॉयर, मैं लॉ की पढ़ाई किया हुआ, एज IT के लिए सब कुछ काम कर, तो मुझे पता है कि मैं क्या स्ट्रक्चर को सही कर पाऊँगा। तो जो मेरी लड़ाई है, मैंने अपने एक मित्र को खोया कि जो हम एक कमरे में हुआ करते थे, 2 बेड हुआ करते थे, लेकिन एक बेड शांत हो गया। किसको गलती दे, किसको दोष माने? जिस माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया था, वो अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए 20 साल का इंतजार किया। भारत का ऐसा कोई तीर्थस्थल नहीं था जहां अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए मन्नतें न मांगी हो। और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद भी उसका नाम भी कृष्ण रखा, क्योंकि कृष्ण भगवान पे बहुत भरोसा था। और 24 साल में उसके पुत्र को किसी दूसरे इंसान की गलती की वजह से वो हमेशा एक दुख का कारण बन गया। और आज वो उसका पुत्र नहीं रहा, लेकिन अपने पुत्र की तस्वीर लेकर के तकिए में सो रही है। तो ये दर्द जो मैं माँ को देख रहा हूँ, एक माँ की नहीं है, आज भारत में से करोड़ों माँ का दर्द है। तो मैं भी इस भारत का लाल हूँ। तो इस आज़ादी के बाद जो मुझे दिखाई दिया कि आज हमारे युवाओं को क्या होना चाहिए, जो आज हमारे युवा देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सड़कों पर मर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आंदोलन के रूप में ये लड़ाई ज़रूरी थी। तब मैंने जाकर के इस तरीके से अपने आप को एक स्वीकार किया इस अदृश्य युद्ध के बारे में। जब तो यही एक मूवी का, जब आपने इसको स्वीकार किया तो क्या, क्योंकि आपका ग्रेटर नोएडा का घर भी बिक गया, ठीक है, आपकी जॉब भी चली गई, आपने कौन कौन सी फिर प्रॉब्लम फेस करी? जो जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया कि बहुत ताने भी मिले, क्या सच में आपके साथ ऐसा हुआ? देखिए, मैं बहुत लोग हंस रहे थे कि कोई ऐसे लोगों को हेलमेट देने के लिए कोई घर भी बेच सकता है। तो एक लाइन है कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएं हैं लश्कर मेरा। तो कोई ना कोई इस युद्ध को जो पहचानने के लिए सामने वाले को, मतलब ये है कि आप हकीकत बताइए कि क्या है। और ऐसा नहीं कि भारत का कोई ना, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा इंसान हो, सड़क दुर्घटना के बारे में जानता ना हो। प्रॉब्लम हर किसी के पास है, लेकिन सॉल्यूशन कितने लोग लेके आ रहे हैं। तो मेरी लड़ाई पहले से अपने भारत देश के लिए सॉल्यूशन के लिए, मुझे कहीं ना कहीं कुछ कार्य तो करना ही था। लेकिन मुझे एक दिशा दिखा कि अपने मित्र के जाने के बाद ये था कि नहीं, मुझे उस परिवार के लिए जाना है, लड़ाई लड़ना है, चुपचाप लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी थी। इसलिए जो मैंने जितने भी सेक्रीफाइस किए सब कुछ किया, मुझे पता है कि ऊपर ईश्वर है, वो देख रहा है। दुनिया के लिए भले दोस्त मेरा मर चुका है, लेकिन मेरे लिए है कि कहीं ना कहीं ऐसे दोस्तों को जरूर तलाश कर रहा है जो कोई ना कोई मेरे मदद के रूप में खड़ा होगा। और आपके सामने स्टूडियो में खड़े हैं, आप भी एक हमारी दोस्त की तरह हैं। ये जितने भी कैमरामैन, ये भाई जो भी आपके, ये सब लोग, तो कम से कम यही चीज़ें लड़ाई कि एक दोस्त की भूमिका क्या होती है। आज अपने लाइफ में न जाने जो आपके दोस्त हैं कितने वादे कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, लेकिन मैं 11 वर्ष के बाद भी अपने दोस्त से किए हुए वादे को भूल नहीं पाया हूँ। और आज भी लोगों के बीच लड़ाई लड़ रहा हूँ। बस यही है कि हम जब भी रहेंगे ज़िंदगी भर साथ रहेंगे और कुछ भी चीज़ें करेंगे मिल के करेंगे। तो मेरे मस्तक पर आजो बिराजो मेरे साथ है जी। कहाँ मैं अकेला हूँ,
उन्होंने सर ने पहले ही कहा कि हेलमेट मैन, ये राघवेंद्र कुमार की है ही नहीं वो चीज़ें। तो वही ये हेलमेट मैन, हम एज ए कॉमन मैन हम दोनों दोस्त थे, लेकिन आज पूरे भारत को, पूरी दुनिया को वो चीज़ें पता चलेगा कि हम किस तरह से दोस्ती एक वादा किए हुए आपसे। स्वीट ऑफ यू। सीरियसली ये जो बायोपिक बनने वाली है ग्राउंड बेस है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, ये सबसे अच्छी मूवी होने वाली है। हालांकि ये साउथ में ही बनेगी ये फिल्म, पूरी की पूरी पैन इंडिया रहेगी पर सबसे पहले साउथ में रहेगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है इस फिल्म को हर कोई देखना चाहिए। धर्मेंद्र जी ने जो सोचा कि ये फिल्म बननी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि जब भी ये फिल्म आती है हर एक इंसान देखे। जो राघवेंद्र जी का वो खुद सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप इनकी वीडियो देखिए, सच में आप इनसे इंस्पायर होगी। और आगे जैसा भी रहता है वो सारी हम वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। फिल्म कब किस किस लैंग्वेज में आएगी हम सर उस पर भी करेंगे, प्लीज़ बातचीत करेंगे, दोबारा आएंगे। बिल्कुल दोबारा आप आइएगा क्योंकि जब हिंदी में होगी तो मैं तो वो आपसे और बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मेरे सवाल सिर्फ यहीं तक रह जा रहे हैं। ये सबसे पहले तेलुगु लैंग्वेज में ही है ये, जब हिंदी में होगी उसके मेरे एक अलग सवाल होंगे। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।